हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरा डिटेल्स के साथ क्विज सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो 2 बीघा जमीन नाम की जो फिल्म थी उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था पहले फिल्म फेयर अवार्ड में। निम्न में से किस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुई है। तो सरस्वती सम्मान की पुरस्कार 1991 से हुई है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चन के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत समेत 4 देशों के बीच शांतिर अग्रसेन 2021 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये आयोजन होना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आयोजित होगा। 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक ये आयोजित होगा। शांति का फ्रंट रनर यानी फ्रंट रनर ऑफ पीस इसे कहा जाता है और बांग्ला भाषा में शांतिर अग्रसेन या शांतिर अग्रसेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 देश कौन कौन से हैं। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका है। ये 4 देश इसमें शामिल हो रहे हैं इस सैन्य अभ्यास में। ये इस बार का पहला संस्करण है। ठीक है, स्पेशल तरीके से ये स्पेशल तौर पर ये आयोजित कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग सब लोग जानते हैं अभी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है बांग्लादेश। साथ ही साथ में वहाँ के जो राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, इनकी जन्म की शताब्दी भी हुई है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं और वहाँ के देश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये दोनों मनाने के लिए एक स्पेशल तौर पर अब मना रहा है सैन्य अभ्यास बांग्लादेश। क्लियर। अभी नरेंद्र मोदी जी दोस्तों गए हुए थे बांग्लादेश दौरे पर। वहाँ पर इन्होंने बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्वाइट किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए बांग्लादेश के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जानते ही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो इंडिया है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 140वें स्थान पर। किस स्थान पर? 140वें स्थान पर। पिछली बार था इंडिया 112वें स्थान पर। इस बार बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, अब आ गया है 140वें स्थान पर। टोटल 156 देशों के बीच में ये रैंकिंग जारी की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, अच्छा कौन जारी करता है, कौन सी रिपोर्ट, ये पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान से समझा कीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ा कीजिए। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसको आपको याद रखना है। चलिए और डिटेल्स के बारे में बात करें। पहले स्थान पर रहा आइसलैंड। आइसलैंड दोस्तों लगातार 12वें वर्ष टॉप पर रहा है इस रिपोर्ट में। फिनलैंड है सेकेंड पोजिशन पर, थर्ड पर है नॉर्वे। इस रिपोर्ट में सबसे नीचे यानी 156वां स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान इस रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। इंडिया की भी पोजीशन बहुत सही नहीं है, आप लोग देख रहे हैं 140वां स्थान है। इंडिया जो दोस्तों जो है वो दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। ठीक है, इसके नीचे केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हैं, इसके ऊपर भारत ही है यानी लास्ट से थर्ड पोजीशन पर है। अगर साउथ एशिया में बात करें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है साउथ एशिया में। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की 65वीं रैंक है, नेपाल 106 स्थान पर है, पाकिस्तान 153वें पर है और अफगानिस्तान है 156वें स्थान पर। श्रीलंका 116 पर है, ये भी बेटर कंडीशन में है। भूटान 130 पर है, ये भी बेटर कंडीशन में है इंडिया की अपेक्षा। क्लियर। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। क्लियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और क्लाउस श्वाब जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं, विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे या विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को। क्या? 2 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ऑटिज्म दोस्तों एक डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो इससे जो पीड़ित लोग होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने दोस्तों इसकी घोषणा की थी 18 दिसंबर 2007 को।
पहली बार ये मनाया गया 2 अप्रैल 2008 को, तब से ये 2 अप्रैल को मनाया जाने लगा है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ही घोषणा करती है, यही अप्रूव करती है कि कौन सा दिवस ऑफिशियल तरीके से वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 2 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। इस बार की इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के बाद किस नगर निगम को बीएससी में सूचीबद्ध किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों लखनऊ के बाद अब गाजियाबाद नगर निगम को भी बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया है, गाजियाबाद नगर निगम को। अभी दोस्तों 2-3 महीनों पहले ही ये क्वेश्चन आया था, जब लखनऊ को उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएससी में लिस्टेड किया था और वहाँ से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड सेल किया था। ठीक है, अब देखिए इससे होता क्या है, इससे होता ये है दोस्तों, अगर कोई नगर निगम को बीएससी में लिस्टेड कर दिया गया तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो बॉन्ड खरीदेंगे, उससे जो धन आएगा, पैसे इकट्ठा होगा, वो उस नगर निगम के विकास में यूज किया जा सकेगा। तो उत्तर प्रदेश ने लखनऊ को जब लिस्टेड किया था तब लखनऊ बन गया था उत्तर भारत का पहला नगर निगम। अब गाजियाबाद को लिस्टेड किया है तो गाजियाबाद जो है ये उत्तर भारत का दूसरा नगर निगम है, उत्तर प्रदेश का भी दूसरा नगर निगम है। लेकिन ये जो गाजियाबाद नगर निगम है दोस्तों, ये एक्चुअली में ग्रीन बॉन्ड के रूप में जारी किया गया है। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड के रूप में बीएससी में लिस्टेड किया जाने वाला ये देश का पहला नगर निगम है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का दूसरा नगर निगम कौन सा है, तब आप बताएंगे गाजियाबाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है, तब आप बताएंगे गाजियाबाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ठीक है, इससे धन जुटाया गया है, इकट्ठा किया गया है, कितना 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? नगर निगम के प्लांट, सीवेज में और भी नगर निगम से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनके विकास में यूज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों लगातार कुछ न कुछ महोत्सव मना रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। झांसी में इसने स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया, लखनऊ में इसने गुड़ महोत्सव मनाया, सिद्धार्थ नगर में इसने मनाया है काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव। इसके बाद कुशीनगर में इसने मनाया है केला महोत्सव। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके तहत एक जिले से किसी एक उत्पाद को प्रमोट किया जाता है, किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी आप जानते हैं। अगला देखते हैं, महारत्न कंपनी ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में ONGC के CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है दोस्तों सुभाष कुमार जी को। किसे? सुभाष कुमार को। इससे पहले कौन थे? शशि शंकर जी थे। शशि शंकर जी CMD हैं। ठीक है, थे अभी तक, अभी 31 मार्च को ये रिटायर हुए हैं। 31 मार्च 2021 को ये रिटायर हुए। अब इनकी जगह पर एडिशनल चार्ज मिल गया है सुभाष कुमार को। सुभाष कुमार जी दोस्तों अभी वहाँ पर ONGC में ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। एडिशनल चार्ज मतलब होता है दोस्तों कि अगर जब तक ये तब तक नियुक्त रहेंगे उस पद पर जब तक कि कोई परमानेंट नहीं नियुक्त कर दिया जाता है। हो सकता है इन्हीं को आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाए या फिर हो सकता है किसी दूसरे की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ अतिरिक्त प्रभार मिला है, यानी कि ये काम भी ये संभालेंगे। क्लियर? ONGC आया है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने किस अभिनेता को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन ने सोनू सूद को, एक्टर सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? पिछले साल दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पर जो भी ज़रूरतमंद थे उनकी इन्होंने काफ़ी मदद की थी, काफ़ी हेल्प की थी। गरीब लोगों को उनके घरों तक पहुंचाए थे, खाने पीने की व्यवस्था कराए थे और भी बहुत सारे काम किए थे। इस वजह से फोर्ब्स मैगजीन ने इनको लीडरशिप अवार्ड दिया है और इनको कोविड-19 हीरो का नाम भी दिया है। एक टैग दिया है कोविड-19 हीरो के नाम से। ठीक है, सोनू सूद को। अब देखिए सोनू सूद दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, आई एम नो मसीहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ ही इनको स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ओयो होटल्स की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनको एसर इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास एसेज मीट 2021 की मेजबानी कौन करेगा?
तो इसकी मेज़बानी दोस्तों करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा एसेज मीट 2021 नाम का वायु सैन्य अभ्यास। ये एक बहुराष्ट्रीय है यानी मल्टीनेशनल है। अमेरिका और सऊदी अरब और पाकिस्तान ये 3 देश मिल करके ये वायु सैन्य अभ्यास करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान की वायुसेना, रॉयल सऊदी वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स यानी अमेरिका की वायुसेना, ये तीनों इसमें हिस्सा ले रही हैं। एक ही साथ ही दोस्तों कुछ को ऑब्जर्वर के रूप में भी आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। यानी कि ये केवल इनकी सेना नहीं आएगी, इनकी या तो कोई एम्बेसडर आ सकते हैं, कोई नेता आ सकते हैं, कोई लीडर आ सकते हैं, तो वो बैठ करके केवल देखेंगे कि युद्धाभ्यास कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रूप में बहरीन को, मिस्र को और जॉर्डन को, यहाँ की वायुसेनाओं को बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है। तो ये युद्धाभ्यास होगा केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका के बीच में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी आर.के. छिब्बर का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया। तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीनों के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर आप दोस्तों डेली करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6-6 महीने करके कई बार बढ़ाया जा चुका है। जम्मू और कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2019 में नियुक्त किए गए। 6-6 महीनों की अवधि के लिए इनका कार्यकाल कई बार एक्सटेंड किया गया। ओके, आर.के. छिब्बर का पूरा नाम है राजेश कुमार छिब्बर जी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1938 में हुई। हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। इसकी मेज़बानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 की उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दोस्तों 9 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अभी हाल ही में फीफा ने इसकी घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टोटल 9 सिटीज़ में ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2023 में। ये 9 शहर कौन कौन से हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का है एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी, और न्यूजीलैंड से है ऑकलैंड, ड्यूनेलिन, हैमिल्टन और वेलिंगटन। तो ये 9 शहर हैं जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 32 टीमें भाग ले रही हैं महिलाओं के विश्व कप में, फुटबॉल विश्व कप में 32 टीमें पहली बार भाग लेने वाली हैं 2023 के वर्ल्ड कप में। इसके साथ ही इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी 2 महासंघ में आयोजित हो रहा है। एक तो एशियन कॉन्फेडरेशन में, एशियाई महाद्वीप में महासंघ में, जो कि ऑस्ट्रेलिया है, और एक है ओशनिया महासंघ। ओशनिया महासंघ में न्यूजीलैंड आता है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 महासंघ में एक साथ कोई एक टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। अच्छा, पुरुषों का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है अगली बार, तो ये होगा 2022 पे कतर में। ठीक है, कतर में आयोजित होगा। पिछली बार की अगर बात करें 2018 की, तो वो हुआ था मॉस्को में, रूस में। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके अपना दूसरा खिताब जीता था। फीफा के बारे में बात करें, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में, और स्थापना हुई थी दोस्तों पेरिस में। ध्यान रखिएगा, स्थापना इसकी हुई थी पेरिस फ्रांस में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। भारत के ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 में हिस्सा लिया है, भारत को रिप्रेजेंट किया है। ये आयोजित होगा दोस्तों अबू धाबी में, यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ। 2 दिवसीय ये समिट था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है एच.एस. शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने, जो कि वहाँ के एक मंत्री हैं। अब देखिए, इंडिया जो है, जो पैनल में हिस्सा लिया, इस पैनल का नाम है फोकस ऑन एशिया वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया। यानी कि एशिया पर फोकस किया जाए, कैसे कोविड-19 की वैक्सीन का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जाए और पूरे एशिया में कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इस पैनल में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इन्वाइट किया गया था। क्लियर, बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, आजकल वीडियोस लेट आ रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने कंटेंट का क्वालिटी जो है वो बढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी हो गया है, इस वजह से लेट हो जाती है वीडियो। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य बनाकर रखना है कुछ दिन और। जैसे जैसे हम टीम अपना बढ़ा रहे हैं, हम इस पर भी किसी न किसी एक को लाएंगे जो कंटेंट अच्छा लिखेगा, और फिर हमारा काम आधा हो जाएगा और वीडियो टाइम पर आने लगेगी।
बस आप लोग को बने रहना है, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो फिर से वही शुरू कर देता जो पुराना होता था कि एक बार सिर्फ आपको क्वेश्चन होता, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता थोड़े से पॉइंट, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको और ज़्यादा डिटेल्स जानकारी और कंटेंट आपको लिखा हुआ दिखाई दे, जिससे आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना बना रहे, कोई डाउट ना बना रहे, ठीक है। और आप लोग देख भी रहे होंगे जब से दोस्तों ये लिख करके मैं कंटेंट ला रहा हूँ आपके सामने पीपीटी में, आपको भी जो शो हो रहा है, तो इससे आप लोग का डाउट और ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। और आप लोग डाउटलेस क्लास ही ले रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, आपको पेशेंस बनाकर रखना है। मेरी भी पूरी कोशिश रहती है, मुझे भी चाहिए होता है कि सही टाइम पर अपलोड कर दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी लेट लग जाता है क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है। तो इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर रखना है, वीडियोज टाइम पर आने लगेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। अगला है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर दोस्तों हिंदी का कोर्स आया हुआ है। अगर आप एसएससी जीडी की, यूपीएसआई की, पीईटी की, आरओ टीईटी, लेखपाल, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई सी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जो लोग दोस्तों वीडियो को कोर्स को लिए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक भी दे रहे हैं, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। अभी 60% का ऑफर चल रहा है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पिछली क्लासेस आपकी छूट जाएंगी, आप लोग कोई सी भी क्लास देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फीचर हैं, जाइए फ्री में डेमो क्लास देखिए और पता कीजिए क्या क्या इसमें मिल रहा है आपको। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।